आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे HCF ज्ञात करने की विधियों में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी कि जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है, संख्याओं के HCF किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला सवाल दिया हुआ है 12 और 15 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो संख्याएं हमें दी गई रहती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। अब कई सारे विद्यार्थी ये कंफ्यूज रहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो हम पहले इसे क्लियर करेंगे। आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई भी संख्या दी गई है, हमने पिछले वीडियोस में भी सीखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया गया है, हम 2 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 के गुणनखंड निकालने के लिए 2 किस किस पहाड़े में आता है, तो सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे तो 1 के पहाड़े में, यानी गिनती जो होती है उसमें 2 आता है। 1 एकम 1, 1 दूना 2। इसी प्रकार से 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में भी 1 आता है। क्या और किसी पहाड़े में 2 आता है? तो जी नहीं, यानी हम कह सकते हैं 1 और 2, 2 के केवल 2 ही गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं। इसी प्रकार से एक और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे देखिए 3 है, तो 3 भी 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 के भी केवल 2 ही गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक और एक स्वयं वही संख्या, तो ऐसी संख्याओं को कहा जाता है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। जब हम अभाज्य गुणनखंड मेथड यानी विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें हम ऐसे संख्याओं को लेते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, वही हमारे गुणनखंड होती हैं। यहाँ पे हमें भाग करने के लिए संख्या खुद से चुननी होती है, और संख्या ऐसी चुननी होती है हमें जिससे हम भाग दें। जैसे 12 में हमें भाग देना है, तो यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या ऐसी लेंगे जिससे भाग पूरा चला जाए 12 में। उदाहरण के लिए हम जैसे 1 लें, तो 1 से 12 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे 12 हर बार आता जाएगा, तो ये भाग कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए 1 नहीं ले सकते हैं हम। तो 1 से बड़ी कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे हम देखें किस पहाड़े में 12 आता है, तो 1 से बड़ी संख्या होती है 2। यहाँ पे हमने 2 लिया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 के पहाड़े में क्या 12 आ रहा है, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। तो जी हाँ, 6 बार में 12 आ रहा है, तो यहाँ पे हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर 12 आ रहा है वो संख्या लिख देते हैं। अब फिर हम देखेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में 6 आ रहा है। अब फिर से हम देखें क्या 2 के पहाड़े में 3 आ रहा है, तो 3 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हमें 2 से भाग नहीं देना है 3 में, क्योंकि 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ पे पूरा भाग देने से क्या मतलब है, तो हम ऊपर वाली संख्याओं से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 6 में पूरा भाग चला गया 2 से, तो पूरा भाग चला गया मतलब 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा, तो 3 बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में 6 आ गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें शेषफल कितना बचा, यहाँ पर 0। शेषफल 0 बचा है, इसी से हम पहचान लेते हैं कि 2 से जब हमने 6 में भाग दिया तो पूरा भाग चला गया, क्योंकि शेषफल 0 बचा। अब इसी प्रकार से हम 3 में भाग दे के देखते हैं। 2 एकम 2, 1 बार भाग जाएगा, क्योंकि 2 बार में बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ हम घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पर शेषफल बचा है। शेषफल बचा है, 0 के अलावा दूसरी संख्या आ रही है, इससे हम पहचान जाते हैं कि 2 से जब हम 3 में भाग देते हैं तो पूरा भाग नहीं गया, क्योंकि शेषफल बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्याएं लेनी होती हैं जिससे भाग दें तो पूरा भाग चला जाए, इसलिए हम यहाँ 2 से भाग नहीं देते। तो 2 से बड़ी संख्या पे आते हैं 3, तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 एकम 3। गुणनखंडों को हम लिख लेंगे, तो यहाँ इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाते हुए हमें लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार से हमारी दूसरी संख्या है जिसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 15 के।
तो शुरुआत हम सबसे छोटी संख्या से करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, 1 से हम भाग नहीं दे सकते। क्या 2 के पहाड़े में 15 आ रहा है, तो यहाँ पे इस इकाई के स्थान पे विषम संख्या है। आप पहाड़ा पढ़कर भी देख लें, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 15 नहीं आ रहा है, इसलिए 2 से हम भाग नहीं दे सकते क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो 2 से बड़ी संख्या पे आते हैं हम। 3 के पहाड़े में क्या 15 आ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 बार में 3 के पहाड़े में 15 आ रहा है, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 5 किस पहाड़े में आता है, तो 5 केवल 5 के पहाड़े में ही आता है एक बार में। तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया, यानी हमारे गुणनखंड निकालने की, भाग देने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है। अब ये अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिख लेते हैं, 15 के 3 गुणा 5। अब हमें देखना है इन अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंड कौन सा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है। इसके अलावा क्या और कोई अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में समान यानी कि कॉमन है, तो जी नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 12 और 15 का HCF जो है वो 3 है। 12 और 15 का HCF 3 हमें मिल गया है। हम कुछ और उदाहरण के द्वारा अपनी समझ को बेहतर करेंगे। 8, 12 और 16 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, तो 2 चौक 8, 4 बार में 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम, तो 2 दूना 4, 2 बार में 4 आ रहा है, इसलिए 2 लिख देंगे नीचे। अब फिर से देखिए यहाँ पे 2 दिया है, 2 किस पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में, एक बार में। देखिए यहाँ नीचे 1 आ गया, यानी हमारे भाग की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गई है और हमें 8 के सभी अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। इसी प्रकार से हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे 2 से। यहाँ देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में 12 आ रहा है, तो 2 छंग 12, 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, तो 6 बार में 12 आ रहा है, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। 2 छंग 12, इसलिए हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब फिर हम देखें 2 के पहाड़े में क्या 6 आता है, तो 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आ रहा है, 2 तिया 6, इसलिए हम यहाँ 3 लिख देते हैं। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, जैसा कि हमने समझा था, क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग 3 में नहीं जा रहा है। तो हम 2 से बड़ी संख्या पे आते हैं, 3 एकम 3। देखिए हमें 12 के अभाज्य गुणनखंड भी प्राप्त हो गए हैं। अब हम 16 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इसी प्रकार से। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 अट्ठे 16, 8 बार में भाग चला गया। फिर 2 से 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम, 2 चौक 8, 4 बार में 8 आ रहा है, इसलिए 4 लिख देंगे नीचे। फिर 2 से दे सकते हैं, 2 दूना 4। अब 2 किस पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है एक बार में। यहाँ पर हमें 16 के भी अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। अब हम इन गुणनखंडों को एक साथ में लिख लेंगे। 8, 12 और 16 के अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि इनमें समान गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए 2 ऊपर है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ मतलब 2 तीनों जगह है। ऐसे गुणनखंड हमें छांटने हैं जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड हो, 8 के गुणनखंड में भी हो, 12 के गुणनखंड में भी हो और 16 के गुणनखंड में हो। तो यहाँ देखिए 2 एक बार और आ रहा है, तो हम इस पे भी सर्किल बना लेंगे। क्या और कोई सी संख्या है जो समान है, तो देखिए 2 यहाँ पर और यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए तीनों में समान गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर और नहीं है आगे। तो हम देख सकते हैं समान गुणनखंड क्या है, उसे लिख लेते हैं। 8, 12 व 16 का HCF 4 है।
44, 121 व 132 के हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF यानी कि मासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने सीखा भाग देना होगा हमें। अब आप देखें इकाई का अंक 4 है यानी 2 से भाग जाएगा, तो हम भाग की शुरुआत 2 से करते हैं। जैसे सिंपल आप भाग देते हैं वैसे ही आप दे सकते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे 44 में हमें भाग देना है 2 से, तो 2 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4 और ये 0 आ गया, फिर 4 उतारा, 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए भागफल क्या प्राप्त हुआ है 22। तो यहाँ पे 2 से जब हम भाग देंगे 44 में तो भागफल कितना प्राप्त हुआ हमें 22। इसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार से हम इकाई का अंक 2 है इसलिए फिर से 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देंगे 22 में, 2 एकम 2, 0 आ गया, फिर 2 बचा उतारा, 2 एकम 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं भागफल क्या प्राप्त हुआ है हमें 11। तो यहाँ हम भागफल लिख लेंगे 11। अब 11 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 1 के पहाड़े में और 11 के पहाड़े में ही आती है, यानी इसमें सिर्फ 11 से ही भाग जाएगा एक बार में, तो हम भाग देंगे। यहाँ पे हमें 44 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। अब हम 121 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 121 में 11 से भाग जाएगा 11 बार। आप 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 121 आता है, इसलिए हम 11 से भाग देते हैं। जब यह 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 11 बार में पहाड़ा पढ़ने पर 121 आएगा, इसलिए हम भागफल यहाँ 11 लिख लेते हैं। फिर 11 के पहाड़े में 11 एक बार में आता है, तो ये एक बार में आ गया है, एक यहाँ पे आ गया, यानी कि हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल गए हैं 121 के। हम 132 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इसी प्रकार से। इकाई का अंक सम संख्या है इसलिए 2 से शुरुआत करेंगे। हम 2 से भाग देंगे 132 में, तो आप यहाँ पर भाग दे के भी इसको समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर भाग देते हैं 2 से, 2 पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 छंग 12, यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। शेषफल बचा 1 और ये 0। अगला अंक उतारेंगे 2, 2 छंग 12। यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ गया है, यानी पूरा भाग चला गया है और भागफल क्या है 66। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 66। 66 इकाई का अंक सम संख्या है इसलिए 2 से इसमें भी भाग जाएगा। इसी प्रकार से हम भाग दे लेंगे 2 तिया 6, फिर से भाग देंगे 2 तिया 6। यहाँ पे 33 आ गया है। अब यहाँ इकाई का अंक विषम संख्या है, यानी 2 से भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा, इसीलिए हम 2 से बड़ी संख्या पे आते हैं, तो 3 से भाग देंगे हम। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, भाग चला गया है 11 बार। अब 11 एक अभाज्य संख्या है जिसमें केवल 11 से ही भाग जाएगा, 1 के अलावा। तो हम यहाँ पर 11 से भाग देते हैं, 11 एकम 11, एक बार में भाग चला गया है। अब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं, हम इन्हें लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए हैं। अब हमें देखना है ऐसे गुणनखंड हमें चुनना है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड हैं। तो आप देखें 11 यहाँ पर भी है, नीचे भी 11 है और यहाँ 11 है। 11 के अलावा और कोई सी संख्या हमें तीनों जगह पे नहीं दिख रही है, इसलिए तीनों जगह 11 है, यानी कि 11 जो है समान गुणनखंड है और सबसे बड़ा समान गुणनखंड है, इसलिए 44, 121 और 132 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 11 है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल पाएंगे और साथ ही HCF भी ज्ञात कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।